सृष्टि के सब रहस्य इस महाप्रलय में डूब गए हैं। उसका एक ही रहस्य तपस्या से प्राप्त अमर वर की तरह उसके साथ संबंध है। शंकित दृष्टि से वो इस प्रलय को देख रही है। पार्क स्ट्रीट आ गई। कैथरीन के मकान के सामने गाड़ी खड़ी करवा कनक उतर पड़ी। नौकर से खबर भिजवाई। कैथरीन बंगले से बाहर निकली और बड़े स्नेह से कनक को भीतर ले गई। कैथरीन से कनक की बातचीत अंग्रेजी में ही होती थी। आने का कारण पूछने पर कनक ने साधारण कुल किस्सा बयां कर दिया। कैथरीन सुनकर पहले तो कुछ चिंतित सी हुई, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई। कनक की सरल बातों से उसे बड़ा आनंद हुआ। तुम्हारा विवाह चर्च में नहीं, थिएटर में हुआ। तुमने एक नया काम किया। उसने कनक को इसके लिए बधाई दी। कल पेशी है। कनक उत्तर प्राप्ति की दृष्टि से देख रही थी। मेरे विचार से मिस्टर हैमिल्टन के पास इस समय जाना ठीक नहीं। वो ऐसी हालत में अधिक जोर दबाव नहीं डाल सकते और इस पत्र में उन पर एक दूसरा मुकदमा चल सकता है। पर यह सब मुफ्त ही दिक्कत बढ़ाना है। अगर आसानी से अदालत का काम हो जाए तो इतनी परेशानी से क्या फायदा। आसानी से अदालत का काम कैसे हो। तुम घर जाओ, मैं हैमिल्टन को लेकर आती। मेरी उनकी अच्छी जान पहचान है। खूब सच धज कर रहना और अंग्रेजी तरीके से नहीं, हिंदुस्तानी तरीके से, कहकर कैथरीन हंसने लगी। आचार्य से मुक्ति का अमोघ मंत्र मिलते ही कनक ने भी परी की तरह अपने सुख की काल्पनिक पंख फैला दी। कैथरीन गैरेज में अपनी गाड़ी लेने चली गई। कनक रास्ते पर ही टहलती रही। कैथरीन हंसती गई। जल्दी जाओ, कहकर रोडन स्ट्रीट की तरफ चली गई और कनक बहू बाजार की तरफ। घर आकर कनक माँ से मिली। सर्वेश्वरी दरोगा की गिरफ्तारी से कुछ व्याकुल थी। कनक की बातों से उसकी शंका दूर हो गई। कनक ने माता को अच्छी तरह थोड़े शब्दों में समझा दिया। माता से उसने कुल जेवर पहना देने के लिए कहा। सर्वेश्वरी हंसने लगी। नौकर को बुलाया। जेवर का बॉक्स उठवा 3 मंजिले पर कनक के कमरे की ओर चली। सभी रंगों की रेशमी साड़ियां थी। कनक के स्वर्ण रंग को दोपहर की आभा में कौन सा रंग ज्यादा खिला सकता है, सर्वेश्वरी इसकी जांच कर रही थी। उसकी देह में सटा सटा कर और साड़ियों की चमक देखती रही। उसे हरे रंग की साड़ी पसंद आई। पूछा, बता सकती हो उस समय ये रंग अच्छा क्यों होगा। कनक प्रश्न और कौतुक की दृष्टि से देखने लगी। तेज रूप में हरे रंग पर ज्यादा नजर बैठती है, उससे आराम मिलता है। उस बेशकीमती कामदार साड़ी को रखकर कनक नहाने चली गई। माता एक एक कर समस्त बहुमूल्य हीरे, पन्ने, पुखराज के जड़ाऊ जेवर निकाल रही थी। कनक नहाकर धूप में 4 दीवार के सहारे पीठ के बल खड़ी बाल सुखा रही थी। मन राजकुमार के साथ अभिनय की सुखद कल्पना में लीन था। वो अभिनय को प्रत्यक्ष की तरह देखती रही। उन्होंने कहा है, सोचती मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अमृत रस से सर्वांग तर हो रहा था। बाल सूख गए पर वो खड़ी ही रही। तभी माँ ने पुकारा ऊंची आवाज से। कल्पना की निद्रा टूट गई। वो धीरे धीरे माता के पास चली। सर्वेश्वरी कन्या को सजाने लगी। पैर, कमर, कलाई, बाजू, वक्ष, गला और मस्तक अलंकारों से चमक उठे। हरी साड़ी के ऊपर तथा भीतर से रत्नों के प्रकाश की छटा छुरियों से निकलती हुई किरणों के बीच उसका सुंदर सुडौल चित्र सा खिंचा हुआ मुख। एक नजर आपाद मस्तक देखकर माता ने तृप्ति की सांस ली। कनक एक बड़े से आईने के सामने जाकर खड़ी हो गई। देखा, राजकुमार की याद। कल्पना में दोनों आत्माएं मिल गई। देखा, आईने में वो हंस रही थी। नीचे से आकर नौकर ने खबर दी, मेम साहब के साथ एक साहब आए हुए हैं। कनक ने उन्हें ऊपर ले आने के लिए कहा। कैथरीन ने हैमिल्टन साहब से कहा कि उन्हें ऐसी एक सुंदर
भारतीय पढ़ी लिखी युवती दिखाएंगे जैसी उन्होंने शायद ही कहीं देखी हो। वो गाती भी लाजवाब है और अंग्रेजों की तरह उसी लहजे में अंग्रेजी भी बोलती है। हैमिल्टन साहब कुछ दिल से और कुछ पुलिस में रहने के कारण सौंदर्योपासक बन गए। इतनी खूबसूरत पढ़ी लिखी भारतीय युवती से बिना परिश्रम के ही कैथरीन उन्हें मिला सकती है। ऐसा शुभ अवसर छोड़ देना उन्होंने किसी सुंदरी के स्वयंवर में बुलाए जाने पर भी लौट जाना समझा। कैथरीन ने यह भी कहा था कि आज अवकाश है, दूसरे दिन इतनी सुगमता से भेंट नहीं हो सकती। साहब तत्काल कैथरीन के साथ चल दिए थे। रास्ते में कैथरीन ने समझा दिया था कि किसी अशिष्ट व्यवहार से वो अंग्रेज जाति को कलंकित नहीं करेंगे और यदि अपने प्रेम जाल में फंसा सके तो ये जाति के लिए गौरव की बात होगी। साहब दिल ही दिल प्रेम परीक्षा में कैसे उत्तीर्ण होंगे इसका प्रश्न पत्र हल कर रहे थे। तब तक ऊपर से कनक ने बुला भेजा। कैथरीन आगे आगे, साहब पीछे पीछे चले। साहब ने चलते समय चमड़े के कलाई बंद में बंधी हुई घड़ी देखी। 12 बज रहे थे। नौकर दोनों को 3 मंजिले पर ले गए। नौकर मकान देखकर साहब के दिल में अदेख सुंदरी के प्रति इज्जत पैदा हो गई। कमरे की सजावट देखकर साहब आश्चर्य में पड़े। सुंदरी को देखकर तो साहब के होश ही उड़ गए। दिल में कुछ घबराहट सी हुई, पर कैथरीन कनक से बातचीत करने लगी तो कुछ संभल गए। सामने 2 कुर्सियां पड़ी थी। कैथरीन और साहब बैठ गए। यूं अन्य दिन उठकर कनक कैथरीन से मिलती, पर आज वो बैठी ही रही। कैथरीन इसका कारण समझ गई। साहब ने इसे हिंदुस्तानी कुमारियों का ढंग समझा। कनक ने सूरत देखते ही साहब को पहचान लिया, पर साहब उसे नहीं पहचान सके। तब से इस सूरत में साज के कारण बड़ा फर्क था। साहब अनिमेष आंखों से उस रूप की सुधा को पीते रहे। मन ही मन उन्होंने उसकी बड़ी प्रशंसा की। उसके लिए यदि वो कहे तो साहब सर्वस्व देने को तैयार थे। कैथरीन ने साहब को समझा दिया था कि उसके कई अंग्रेज प्रेमी हैं, पर अभी उसका किसी से प्यार नहीं हुआ। यदि वो उसे प्राप्त कर सके तो राजकन्या के साथ ही राज्य भी उन्हें मिल जाएगा, कारण उसकी माँ की जायदाद पर उसी का अधिकार है। कैथरीन ने साहब का परिचय देते हुए कहा, मिस कनक, इनसे मिलो। ये है मिस्टर हैमिल्टन, पुलिस सुपरिटेंडेंट 24 परगना, तुमसे मिलने के लिए आए। इन्हें अपना गाना सुनाओ। कनक ने उठकर हाथ मिलाया। साहब उसकी सभ्यता से बहुत प्रसन्न हुए। कनक ने कहा, हम लोग पृथक पृथक आसन से वार्तालाप करेंगे, इससे आलाप का सुख नहीं मिल सकता। साहब अगर पतलून उतार डाले, मैं इन्हें धोती दे सकती हूँ, तो संग सुख की प्राप्ति पूरी मात्रा में हो। कुर्सी पर बैठकर पियानो, टेबल हारमोनियम बजाए जा सकते हैं, पर आप लोग तो यहाँ हिंदुस्तानी गीत ही सुनने के लिए आए हैं ना, जो सितार और सुर बहार से अच्छी तरह अदा होंगे, और उनका बजाना बराबर जमीन पर बैठकर ही हो सकता है। नायिका के प्रस्ताव के अनुसार ही उसे खुश करना चाहिए। साहब ने अपने साहिबा ढर्रे से समझा और उन्हें वहां दूसरे प्रेमियों से बढ़कर अपने प्रेम की परीक्षा भी देनी थी। उधर कैथरीन की मौन चितवन का मतलब भी उन्होंने यही समझा। साहब तैयार हो। कनक ने एक धुली 48 इंच की बढ़िया धोती मंगा दी। कैथरीन ने साहब को धोती पहनना बतला दिया। दूसरे कमरे से साहब धोती पहनाए और कनक के बराबर गद्दी पर बैठ गए, एक तकिए का सहारा कर लिया। कनक ने सुर बहार मंगवाया। तार स्वर से मिलाकर पहले एक गत बजाई। स्वर की मधुरता के साथ साथ साहब के मन में उस परी को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा भी दृढ़ होती गई। ये बड़े स्नेह से पूछा, ये किससे सीखा? अपनी माँ से। जी हाँ, कनक ने सिर झुका लिया।
अब एक गाना सुनाओ, हिंदुस्तानी गाना, फिर हम चलेंगे, हमें देर हो रही है। कनक ने एक बार स्वरों पर हाथ फेरा और फिर गाने लगे। साहब एकटक मन की आंखों से देखते रहे और हृदय के कानों से सुन रहे थे। उस स्वर की सरिता अनेक तरंग भंगों से बहती हुई जिस समुद्र से मिली थी, वहां तक सभी यात्राएं परिवसित हो जाती थी। कैथरीन ने पूछा, कुछ आपकी समझ में आया? साहब ने अनजान की तरह सिर हिलाया, कहा, इनका स्वरों से खेलना मुझे बहुत पसंद आएगा, पर गीत अर्थ में नहीं समझ सका। कैथरीन ने थोड़े शब्दों में अर्थ समझा दिया। हिंदुस्तानी भाषा में ऐसे भी गीत हैं? साहब ताज्जुब करने लगे। कनक को साहब देख रहे थे। उसकी मुद्राएं, भंगिमाएं गाते समय इस तरह अपने मनोभावों को व्यंजित कर रही थी जैसे वो स्वर के स्रोत में बहती हुई प्रकाश द्वार पर गई हो और अपने प्रीतम से कुछ कह रही हो, जैसे अपने प्रीतम को अपना सर्वस्व पुरस्कार दे रही हो। संगीत के लिए कैथरीन ने कनक को धन्यवाद दिया और साहब को अपने चलने का संवाद, साथ ही उन्हें समझा दिया था कि उसकी इच्छा हो तो कुछ वक्त वहां ठहर सकती है। कनक ने सुरबहार एक बगल रखी। एकांत में प्रिय कल्पना से अभीप्सित की प्राप्ति के लोभ से साहब ने कहा, अच्छा आप चलें, मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। कैथरीन चली गई। साहब को एकांत मिला। कनक बातचीत करने लगे। साहब कनक पर कुछ अपना भी प्रभाव जतलाना चाहते थे और दैवात कनक ने प्रसंग भी वैसा ही छेड़ दिया। देखिए, हम हिंदुस्तानी हैं, प्रेम की बातें हिंदी में कीजिए। आप 24 परगने के पुलिस सुपरिटेंडेंट हैं? हाँ, थोड़ी ऊंची कर साहब ने सगर्व कहा और जहां तक तंते बना तन गए। आपकी शादी तो हो गई होगी? साहब की शादी हो गई थी, पर मेम साहब को कुछ दिन बाद आप पसंद नहीं आए, इसलिए इनके भारत आने से पहले ही वो इन्हें तलाक दे चुकी थी, एक साधारण से कारण को बहुत बढ़ाकर। पर ये साहब साफ इनकार कर गए और इसे ही इन्होंने प्रेम बढ़ाने का उपाय समझा। अब तक आप अविवाहित हैं, आपसे किसी का प्रेम नहीं हुआ? हमको अभी तक कोई पसंद नहीं आया, हम तुमको पसंद करता। साहब कुछ नजदीक खिसक आए। कनक डरी। उपाय एक ही उसने आजमाया था और उसी का उपयोग वो साहब के लिए भी कर बैठी। बोली, शराब पीजिएगा? हमारे यहाँ शराब पिलाने की चाल है।